Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा माँ कसम मैदान जीत करके वही ले जाएगा। तो पसीना बहाने का समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। मेरे भाई, आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने माता पिता को सपना दिखा करके आया है। उस सपना को पूरा करने का समय आ चुका है, उस सपना को पूरा करने का समय आ चुका है। उस सपने को पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए मेरे भाई मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं और इसको मैं लिख करके देता हूं। जितना क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, जितना भी क्वेश्चंस आपको रैंकर्स बैच में कराए जाएंगे, उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आया मेरे भाई? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था एन एपिटाफ के एक्सप्लेनेशन को लेकर के, और आज 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 समय आ चुका है इसके ऑब्जेक्टिव पे वॉर करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जी तोड़ मेहनत करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को धज्जियां उड़ा देंगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। याद रखना मेरे भाई, एक चीज याद रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। क्या? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं पर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, ध्यान से सुनना, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हम लोग संघर्ष करके निखरेंगे, हताश होकर के बिखरना नहीं है, संघर्ष करके निखरना है मेरे भाई। अच्छे तरीके से मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर वॉर करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनना, एक बार फिर से सुनो। जितने भी क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे, इससे बाहर आपको कभी भी किसी भी YouTube चैनल पे जाकर के सर्च मारने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी YouTube चैनल पे जाकर के सर्च मारने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जो कुछ भी यहां पढ़ाया जाएगा ना, वो अपने आप में बेस्ट होगा, बेस्ट, और इससे बाहर आपकी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूं, ठीक है? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, वॉर करते हैं माय डियर। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, जरा गौर फरमाना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन। भैया मेरे नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप भी तो कभी कभी नंबर को मिस्टेक कर देते हो और लग जाता है किसी और को कॉल। बोलो हाँ, आजा मेरे भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वॉल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन। वॉल्टर डिलामेयर साहब पैदा कब हुए थे? एक चीज आपको याद होगा वॉल्टर डिलामेयर साहब के बारे में, जरा गौर से सुनना, गौर से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो करना मेरा काम है मेरे भाई। जब हम बात करते हैं वॉल्टर डिलामेयर को लेकर के, तो इनका जन्म हुआ था 1873 को। कब हुआ था मेरे भाई? 1873 को। जब बात आती है इनके डेट ऑफ डेथ को लेकर के, तो 1956 में ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ऑप्शन में आपके सामने है 1572, 1819, 1887, 1873। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873। दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दोबारा गलत मत करना आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। जब हम बात करते हैं मेरे भाई 1572 को लेकर के, तो 1572 में जो पैदा हुए थे ना, उस इंसान का नाम था जॉन डॉन। क्या नाम था मेरे भाई? जॉन डन। जब हम बात करते हैं 1819 को लेकर के, तो याद करो, अरे याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पढ़ाया है कि नहीं? झूठ मत बोलना, आप बोलोगे सर पढ़ाए हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने का जो काम किए थे ना मेरे भाई, उसका नाम था वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म बेसिकली 1819 में हुआ था। याद करो, याद, मैंने पढ़ाया है। तो वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर 1819 में तो वॉल्ट विटमैन साहब पैदा हुए थे। अरे मेरे भाई, एक चीज मैं बताऊं आपको,
कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर चैप्टर। उस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम था? रूपर्ट ब्रूक। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म जो है ना वो 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। किसका जन्म? तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में छप गई होगी। अगर छप गई है मेरे प्यारे साथियों तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देना यस सर, एक चीज समझ में आ गया। आ जाओ मेरे भाई, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वोल्टर डिलामेयर वॉज डाइड इन। वोल्टर डिलामेयर साहब इस दुनिया को छोड़कर के कब चले गए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1956, 2009, 1892 और 1631। जितने भी ऑप्शन है ना सारे के सारे ऑप्शन के ऊपर हम लोग जिक्र करने वाले हैं, जरा गौर फरमाना। जब हम बात करते हैं वोल्टर डिलामेयर के डेथ को लेकर के मेरे भाई, तो इनका डेथ हुआ था 1556 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। जब बात आती है 2009 को लेकर के, अरे मेरे भाई 10वां चैप्टर है आपके पोइट्री सेक्शन का, 10वां चैप्टर है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। जिसको लिखने का काम की थी उस इंसान का नाम है कमला दास। और कमला दास का जो डेथ है ना मेरे भाई, जो कमला दास का जो डेथ है वो बेसिकली कब हुआ था? यानी हम बोल सकते हैं कि सर डेथ ऑफ कमला दास 2009 को ये इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। जब बात आती है 1892 को लेकर के, तो मैंने अभी बोला सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने का काम किए थे वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन साहब पैदा हुए थे 1819 को और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे 1892 को। इसलिए यानी डेथ ऑफ वॉल्ट विटमैन, डेथ ऑफ वॉल्ट विटमैन, यानी वॉल्ट विटमैन साहब का डेथ जो है ना वो 1892 को हुआ था। जब बात आती है 1631 को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई 1631 में ना जॉन डॉन साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। कौन मेरे भाई? जॉन डॉन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे के पूरे चैप्टर का पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने अच्छे तरीके से चला गया होगा। बोलो हाँ। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। अरे बात समझ में आ रही है ना? किसी भी भाई को कहीं से कोई कष्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक ना? आ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है वोल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू। वोल्टर डिलामेयर बेसिकली कहां से संबंध रखते थे? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया या जापान। तो आपको याद दिला देता हूं, जो वोल्टर डिलामेयर साहब है ना ये बेसिकली इंग्लैंड से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है मेरे भाई वोल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वोल्टर डिलामेयर जो है ना वो निम्नलिखित में किस चीज के जागरूकता को इंडिकेट करने की बात करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है पॉवर्टी, गरीबी, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में इंसान का स्थिति कैसा है इसको दिखाते हैं, या फिर ड्रीम्स दैट मींस सपने को इंडिकेट करते हैं, या फिर लंदन के लाइफ के बारे में बताते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो। इस जब पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप कल पढ़े होगे मेरे भाई, उस केस में यहाँ पे एक चीज देखे होगे कि सर वोल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इंसान अभी आधुनिक जीवन में इंसान का स्थिति कैसा है इसको दिखाने का काम कर रहे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। आते हैं चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वोल्टर डिलामेयर वॉज अवॉर्डेड ब्लैंक इन 1953। वोल्टर डिलामेयर साहब को निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज है जो 1953 में दिया गया था? या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि सर वोल्टर डिलामेयर साहब को 1953 में किस प्राइज से सम्मानित किया गया था, किस प्राइज से नवाजा गया था? ऑप्शन आपके सामने है नोबेल प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, पुलिट्जर प्राइज या कॉमनवेल्थ अवार्ड। तो सुनो मेरे भाई एक चीज याद रखना, जब हम बात करते हैं वोल्टर डिलामेयर साहब को लेकर के ना, तो इनको बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। किस प्राइज से? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। लेकिन सवाल पैदा होता है कब? तो 1953 में। अब सवाल पैदा होता है किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू अ ब्लैंक कंट्री। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसमें जो सबसे खूबसूरत महिला होती है वो बेसिकली किस कंट्री से बिलोंग करती है? ऑप्शन आपके सामने है नॉर्थ कंट्री, वेस्ट कंट्री, सॉरी
नॉर्थ कंट्री, साउथ कंट्री, वेस्ट कंट्री या फिर ईस्ट कंट्री? तो मैंने आपको बताया था कि सर द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री। ये जो है ना, ये बेसिकली वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वॉल्टर डी ला मेयर? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुक है जो वॉल्टर डी ला मेयर साहब के द्वारा लिखा गया है? तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि सर वॉल्टर डी ला मेयर साहब के फेमस कलेक्शन को लेकर के मैंने जिक्र किया था। किसको लेकर के मेरे भाई? तो फेमस कलेक्शन को लेकर के मैंने आपके सामने जिक्र किया था। आप बोलोगे कि कौन सा है वो फेमस कलेक्शन? तो सुनो, जो सबसे पहला था ना, उसका मैंने नाम दिया था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या नाम था मेरे भाई? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। और दूसरा जो काफी ज्यादा फेमस था ना, वो था पीकॉक पाई। क्या बोलोगे? पीकॉक पाई। तो ऑप्शन में देखो ना मेरे भाई, दोनों में से कौन सा दिया गया है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में ना पीकॉक पाई दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, आई मीन इस ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर जिक्र करना बहुत 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 जरूरी है। जब हम बात करते हैं लामिया को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है ओड टू ऑटम, और इस ओड टू ऑटम को जो लिखने का काम किए थे ना, उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। और ये जो लामिया है ना, वो बेसिकली जॉन किट्स का कलेक्शन है। यानी इस लामिया को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था? जॉन किट्स। जब हम बात करते हैं द व्हाइट पीकॉक को लेकर के मेरे भाई, तो द व्हाइट पीकॉक को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस। क्या नाम था? डीएच लॉरेंस। याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा पीकॉक पाई और एक पूछा जाएगा द व्हाइट पीकॉक। जब पीकॉक पाई पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा वॉल्टर डी ला मेयर, और द व्हाइट पीकॉक पूछा जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा डीएच लॉरेंस। बोलो बात क्लियर है? और लास्ट है मेरे भाई ओथेलो। इस ओथेलो को जो लिखने का काम किए थे ना, उस इंसान का नाम था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, लिख लेना इसको, विलियम शेक्सपियर। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हलवा लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये हलवा नहीं है। बार बार इसको रिवीजन करोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जो एकदम हलवा बन जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई? आओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इन द लाइन इज द लाइन फ्रॉम। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो जो महिला थी ना, वो घूमने फिरने की बड़ा शौकीन थी। ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ। तो आपको याद आ गया होगा कि सर ये जो लाइन है ना, वो बेसिकली एन एपिटाफ से लिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। जब हम बात करते हैं मेरे भाई जब हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था मेरे भाई? तो वॉल्ट विटमैन। सब बात आती है फायर हिम को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। क्या नाम था? केकी एन दारूवाला। जब बात आती है ओड टू ऑटम को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। क्या नाम था मेरे भाई? जॉन किट्स। और जब बात आती है एन एपिटाफ को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डे ला मेयर। वॉल्टर डे ला मेयर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना, वॉल्टर ढेला मारे नहीं, वॉल्टर डेला मेयर। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस सबको लिखते रहना, नोट करते रहना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज द लाइन फ्रॉम। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो औरत थी ना, वो पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा एन एपिटाफ से लिया गया है, दैट मींस डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। जब हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था मेरे भाई? वॉल्ट विटमैन। जब हम बात करते हैं फायर हिम को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। अरे बोलो ना, केकी एन दारूवाला। जब बात आती है स्नैक चैप्टर को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस। क्या नाम था?
डीएच लॉरेंस। और जब बात आ ही गई है एन एपिटाफ को लेकर के, तो एन एपिटाफ चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डिलामेयर, और इनका जन्म हुआ था 1873 को और इनका डेथ हुआ था 1956 को। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11। वॉल्टर डिलामेयर वॉज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन ब्लैंक। वॉल्टर डिलामेयर साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया था? ऑप्शन है आपके सामने 1950, 1951, 1952 या 1953। जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक चीज याद रखना, तुम जब पढ़ाई करते हो ना मेरे भाई, तो तुमको यह लगना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बेवजह की बातें नहीं लगनी चाहिए। बात समझ में आया? जहां पे मैं बुलवाने की कोशिश करता हूं वहां पे आप बैठे हो तो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपके दिल और दिमाग में जाएगा नहीं। बोल बोल के पढ़ाई करो मेरे भाई, एक एक चीज आपको याद होगा। बात समझ में आया? मेरे को जो इतना चीज याद है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मेरे भाई कि मैं बोल करके आपको पढ़ाता हूं। इसलिए आप भी कोशिश करो कि बोल बोल करके पढ़ो। तुम बोलोगे सर जी ये जो पार्टनर है ना, ये जो पार्टनर है मेरा रूममेट है ना, ये फिर गुस्सा आ जाएगा। अरे भैया गुस्सा जाएगा तो ऐसा करो ना, छत पे चले जाओ, लेकिन पढ़ाई करो, किसी भी टाइम पे पढ़ाई करो। कोई भी तो ऐसा समय होगा मेरे भाई जिस टाइम तुम्हारा रूममेट नहीं होगा रूम में, उस टाइम पे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बोल करके पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा मेरे भाई। बात समझ में आया? और जैसे आप बोल करके कोई चीज पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे अंदर ना एक स्किल डेवलप होगा, तुम्हारे अंदर किसी भी इंसान को सिखाने की कला डेवलप हो जाएगी। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इस बात को समझो। केवल एग्जाम पास करना पर्पस नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आप हर एक चीज को हैंडल कर पाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ मेरे भाई, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। देखो, तो आपको पता है मेरे भाई कि वॉल्टर डिलामेयर साहब को बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में नवाजा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना, दैट मींस 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर फरमाना। क्वेश्चन लिखा हुआ है Who was light of step and heart। एक चीज मैंने बताया था जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उस केस में मैंने एक चीज बताया था आपको कि सर इस लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का एक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है घूमने फिरने का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन। तो ईमानदारी से बोलना मेरे प्यारे साथियों, और जरा सोच करके बोलना। क्वेश्चन कहता है हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कौन घूमने फिरने की शौकीन थी? ऑप्शन है आपके सामने एन ओल्ड लेडी, अरे ओल्ड लेडी का तो जिक्र ही नहीं है। एन अगली लेडी, अरे बदसूरत औरत के बारे में जिक्र ही नहीं है। अ मैड लेडी, पागल औरत के बारे में जिक्र ही नहीं है। सर इसका करेक्ट आंसर होगा अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिलाएं, दैट मींस सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय। मैंने आपको बताया मेरे भाई, और मैंने आपको साफ साफ बताया, मैं फिर से लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, ताकि आपके दिल और दिमाग दोनों में छपता रहे। जब हम बात करते हैं इस फेमस कलेक्शन को लेकर के, किसको लेकर के मेरे भाई? फेमस कलेक्शन को लेकर के, तो इनके बेसिकली दो फेमस कलेक्शन थे। सबसे पहला अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो मैंने बोला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या बोला मेरे भाई? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। और दूसरा मैंने बोला पीकॉक पाई। क्या मेरे भाई? पीकॉक पाई। ये दोनों जो है ना, वो बेसिकली वॉल्टर डिलामेयर साहब के मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका जवाब होगा वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, दैट मींस डी फॉर, दोबारा गलत मत करना, एकदम सही जवाब है। सब हम बात करते हैं मेरे भाई रूपर्ट ब्रूक को लेकर के, तो जल्दी से बताना रूपर्ट ब्रूक साहब किस चैप्टर को लिखे थे? जहां पे बैठे हो वहीं पे बोलो, रूपर्ट ब्रूक साहब किस चैप्टर को लिखे थे? तो आपका जवाब होगा द सोल्जर चैप्टर को लिखने का काम बेसिकली रूपर्ट ब्रूक साहब किए थे। दूसरा क्वेश्चन है जॉन केट्स साहब किस चैप्टर को लिखे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर ओड टू ऑटम जो है ना, ओड टू ऑटम के बारे में चर्चा किया जाए, ये तो बेसिकली जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया। जब बात आती है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को लेकर के, तो मैंने आपको बताया था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का पूरा नाम था विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। याद रखना, ये किस चैप्टर को लिखे थे? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। बोलो बात क्लियर है?
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, जरा गौर फरमाना। क्वेश्चन है, हु थिंक्स दैट ओल्ड लेडी सॉरी हु थिंक्स दैट लेडी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैंक। अच्छा, किनको ऐसा लगता था, निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जिनको ऐसा फील होता था कि वो जो लेडी थी ना वो दुनिया की नहीं पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्री की सबसे सबसे खूबसूरत महिला थी। किसको लगता था? ऑप्शन है आपके सामने, रूपर्ट ब्रूक को, जॉन केट्स को, W.H. ऑर्डन को, या फिर वॉल्टर डिलामेयर को। तो आपका जवाब आ गया होगा वॉल्टर डिलामेयर, दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल ब्लैंक। जो एन एपिटाफ चैप्टर है, ये जो एन एपिटाफ चैप्टर है मेरे भाई, ये बेसिकली ब्यूटीफुल किसके साथ डील करने की बात करता है? ऑप्शन आपके सामने, ब्यूटीफुल लेडी के साथ, ब्यूटीफुल बेबी के साथ, ब्यूटीफुल बॉय के साथ, या ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। तो आपका जवाब होगा ब्यूटीफुल लेडी के साथ, दैट मींस ए फॉर एप्पल एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा गौर फरमाना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। लेकिन ये जो खूबसूरती है ये पास हो जाती है, ये खूबसूरती गायब हो जाती है। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, द सोल्जर, या फिर स्नैक। तो आपका जवाब होगा कि सर एन एपिटाफ से लिया गया है, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म क्रम्बल इज यूज्ड इन द पोएम मींस। अच्छा, ये बोला गया है कि सर क्रम्बल शब्द का मतलब इस पोएम में क्या होता है? क्रम्बल शब्द का मतलब इस पोएम में क्या होता है? तो जरा गौर से देखना। मैंने एक चीज आपको बोला था कि सर इस फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब कमजोर। किस चैप्टर में? तो जॉन डन वाले चैप्टर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाले चैप्टर में। जब हम लोग बात किए थे मेरे भाई वियरीनेस को लेकर के, तो वियरीनेस का मतलब होता है थकान। इंग्लिश में उसको बोलते हैं टायर्डनेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टायर्डनेस। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इस क्रम्बल शब्द को लेकर के, तो क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, दैट मींस टू डाई। क्या मतलब होता है मेरे भाई? टू डाई, मर जाना। तो ऑप्शन आपके सामने है, टू सफर, टू डाई, टू लिव, टू टॉलरेट। तो आपका जवाब होगा टू डाई, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। और ये जो चीज मैं आपके सामने लिखा हूं ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपका एग्जामिनेशन ये चीजें पूछ चुकी है, इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लो मेरे भाई, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ ब्लैंक। अच्छा, इस एन एपिटाफ जो चैप्टर है मेरे भाई, इसका टोन कैसा है? इसका टाइप कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है, पैट्रियोटिक, रोमांटिक, मेलैंकोली, या नॉस्टैल्जिक। तो एक बात मैंने बताया था कल की क्लास में, जिस टाइम मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था ना, उस टाइम में मैंने एक चीज बताया था कि ये जो एन एपिटाफ एक चैप्टर है ना, ये बेसिकली दुख से भरा हुआ चैप्टर है, गम से भरा हुआ चैप्टर है, और जिसमें उदासीनता का भाव क्रिएट होगा मेरे भाई, उसको बेसिकली बोला जाता है मेलैंकोली। कौन सा? मेलैंकोली। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पोएट फियर्स दैट वन विल ब्लैंक लेडी आफ्टर हिज डेथ। अच्छा, कवि को इस बात का डर है, कवि को इस बात का डर है मेरे भाई कि उसके मर जाने के बाद कौन इसको क्या नहीं करेगा, तो कौन इसको याद नहीं, मतलब कौन इसको याद करेगा। कवि कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं तो मैं तुम्हारे पास आता हूं, लेकिन जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा? रिमेंबर, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू। वॉल्टर डिलामेयर साहब बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, या फिर 21वीं शताब्दी? इस क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे और कमेंट बॉक्स में डालोगे, तुम दोगे जवाब, मैं नहीं देने वाला हूं। आज आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वॉल्टर डिलामेयर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय। अच्छा, वॉल्टर डिलामेयर साहब जो है ना, वॉल्टर डिलामेयर साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, लेकिन किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है, किंग चार्ल्स, किंग एल्फ्रेड, किंग एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको साफ साफ बताया मेरे भाई कि इनको ना क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा नवाजा गया था, दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वॉल्टर डिलामेयर वॉज
वोल्टर डिलामेयर साहब क्या थे? तो मैंने पढ़ाया था कि सर वोल्टर डिलामेयर साहब एक कवि भी थे, एक नोवेलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी ये तीनों थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स जय माता दी। जय माता दी। डी फॉर दोबारा गलत मत करना। क्लियर है? मैंने बोला था ना कल की क्लास में, अरे भैया कल का आप क्लास किए होगे, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर जिक्र किए होगे, उस केस में मैंने आपको बताया था कि सर ये जो वोल्टर डिलामेयर साहब है ना, ये पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ ब्लैंक। मैंने आपको बोला कि वोल्टर डिलामेयर जो है ना, वोल्टर डिलामेयर के पिताजी केवल और केवल 4 साल के एज में इनको छोड़ करके चले गए थे, और इस केस में इन लोगों ने क्या किया, अपने पूरे के पूरे परिवार को यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर लिए? तो लंदन में शिफ्ट कर लिए थे। मैंने बताया था कि नहीं, झूठ मत बोलना। तो कितने साल के एज में? तो एट द एज ऑफ 4 उनके पिताजी केवल और केवल 4 साल के एज में इस दुनिया से अलविदा बोल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट। मैंने बताया था कि सर जब हम बात करते हैं इस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन को लेकर के और पीकॉक पाई को लेकर के, तो ये कौन चीज दर्शाती है? डेपिक्ट का मतलब दर्शाना। इस दोनों के दोनों पोएम के बारे में, मतलब सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में और पीकॉक पाई के बारे में ये पूछा गया कि ये दोनों चीज बेसिकली किस चीज को दर्शाती है। तो मैंने आपको ये बोला था कि ये सपनों की दुनिया को इंडिकेट करता है, यानी ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड की बात करता है। ऑप्शन आपके सामने है, वर्ल्ड ऑफ वंडर नहीं, वर्ल्ड ऑफ मैजिक नहीं, वर्ल्ड ऑफ वॉर नहीं, तो किसको? वर्ल्ड ऑफ ड्रीम को, यानी सपनों की दुनिया को बताने की काम करता है, मतलब सपनों की दुनिया को दर्शाने का काम करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम लल्लन टॉप आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज नॉट रिमेन फॉर एवर। इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, इस पोएम को पढ़ने के बाद अगर देखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए नहीं रहती है? ऑप्शन है आपके सामने, सच्चाई नहीं रहती है, ब्यूटी नहीं रहती है, मनी नहीं रहती है, या फिर लव नहीं रहती है। तो आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी नहीं रहती है, खूबसूरती एक समय के बाद ढल जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, दैट मीन्स ब्यूटी। ब्यूटी आपके सेंटेंस का, आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने आएगा। जरा गौर फरमाना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, That ever was in the West country is taken from। सर इस तरह की महिलाएं मैंने आज तक इस वेस्ट कंट्री में कभी नहीं देखी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी महिला कभी पैदा भी नहीं होगी। ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, एन एपिटाफ, द सोल्जर, स्नैक, या फिर ओड टू ऑटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एन एपिटाफ। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि सर इस एन एपिटाफ को जो लिखने का काम किए थे ना, उस इंसान का नाम था वोल्टर डिलामेयर। क्या नाम था मेरे भाई? आप बोलोगे सर नाम था वोल्टर डिलामेयर। जब बात आती है वोल्टर डिलामेयर को लेकर के, तो इनका जन्म हुआ था 1873 को, और इनका डेथ हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1956 को। याद रखना, इनके 2 फेमस कलेक्शन थे, वो भी याद रखना। सबसे पहला का नाम था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या नाम था? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। और जो दूसरा था मेरे भाई, उसका नाम था पीकॉक पाई। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? पीकॉक पाई। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर जब ये बच्चों के लिए लिखा करते थे ना, इसी वजह से ये जो वॉल्ट व्हिटमैन साहब है, इनको बेसिकली पीपल्स पोएट का दर्जा दिया गया है। किस पोएट का दर्जा? पीपल्स पोएट का दर्जा दिया गया है। ये भी आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लेडी हु इज डेड नाउ लाइज इन ब्लैंक। वो महिला जो बेसिकली अभी मर चुकी है, अभी इस दुनिया से जा चुकी है, वो बेसिकली कहां पे लेटी हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, हाउस, दैट मींस घर में, फील्ड में, कब्र में, या फिर बगीचे में। तो आपका जवाब होगा कि सर वो महिला कब्र में लेटी हुई है, और उस कब्र के पास जाकर के कवि अपनी व्यथा को, कवि उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सी फॉर चांद के पार चलो, दैट मींस ग्रेव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, द पोएट इज सिटिंग नियर एन और ए ब्लैंक। जो कवि है ना, वो बेसिकली किस चीज के नजदीक में बैठे हुए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, बीच, दूसरा ट्री, ग्रेव, या गार्डन।
तो एक चीज बताना मेरे भाई, वो किसी किनारे पर नहीं बैठे हुए हैं, वो किसी पेड़ के पास नहीं बैठे हुए हैं, वो किसी बगीचे में नहीं बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं किसके पास, तो बैठे हुए हैं कब्र के पास। ग्रेव मतलब होता है कब्र मेरे भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम सही जवाब है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। क्वेश्चन है, वोल्टर डिलामेयर इज अ फेमस एज अ ब्लैंक पोएट। वोल्टर डिलामेयर साहब जो है ना, वो बेसिकली किस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब वोल्टर डिलामेयर साहब को बेसिकली किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, नेचुरल पोएट, चिल्ड्रंस पोएट, वॉर पोएट या फिर रोमांटिक पोएट। तो मैंने अभी अभी आपके सामने बताया, इस एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि सर इनका जो टाइप है ना, ये बेसिकली चिल्ड्रंस पोएट कहलाते हैं, यानी बी फॉर बिहारी बाबू इस सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। जब बात आती है मेरे भाई वॉर पोएट को लेकर के ना, तो याद रखना रूपर्ट ब्रूक साहब को वॉर पोएट कहा जाता है। किनको मेरे भाई, तो रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के नाम से हम लोग जानते हैं। जब बात आती है रोमांटिक पोएट को लेकर के मेरे भाई, तो ये जो जॉन कीट्स का नाम आप लोग जानते हो, अरे वही जॉन कीट्स जिन्होंने लिखने का काम किया था ओड टू ऑटम को, अरे वही जॉन कीट्स जिसने लिखने का काम किया था मेरे भाई लामिया को, अरे वही जॉन कीट्स जिसने लिखने का काम किया था हाइपेरियन को। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड की ये वाइफ है, कभी ये बिहार बोर्ड छोड़ता ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता है कि यहां से क्वेश्चन ना आए, हमेशा क्वेश्चन आता है। या तो लामिया पूछेगा, या तो हाइपेरियन पूछेगा, या फिर इंडेमियन पूछेगा। इस तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन। हाउएवर रेयर ब्यूटी ब्लैंक। हालांकि ऐसा देखा जाता है मेरे भाई कि ये जो ब्यूटी है, ये खूबसूरती है, वो क्या हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, रूल्स, क्रम्बल, वैनिसेस या एक्सप्रेसेस। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जो ब्यूटी है ना, जो खूबसूरती है मेरे भाई, जो बाहरी खूबसूरती है, जो फिजिकल खूबसूरती है, वो बेसिकली गायब हो जाती है और वैनिश कर जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आप इस 30 के 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। और मेरे को इतना सिर्फ बता देना मेरे भाई, मेरे को सिर्फ इतना बता देना कि 30 में से, ईमानदारी से 30 में से आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हो, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। और जब मैंने कल की क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था मेरे भाई, तो इसका मतलब क्वेश्चंस आपसे कम से कम 95% क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर 95% क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपके तैयारी में कमी नहीं, भारी कमी है, उसको भरपाई करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि मेहनत को भी तुम्हारे मेहनत को देख करके पसीना आ जाए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। तैयारी करते रहना, अब की बार 95 पार याद रखना, अपने सीने में यह बात को ठोक करके रख लेना। बाय एवरीवन।